दोस्तों, कैसे हो? सबको राम राम। सब बढ़िया है? चले भैया, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है भैया मानव का जनन तंत्र। मानव का जनन तंत्र। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक है भाई, बहुत शानदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, अच्छी प्रकार से समझना आप इसको। देखिए क्या है ये। पहली मैं जनरल यू में बात करूं, मानव की न करके मैं सिर्फ ओनली जनन की बात करता हूं। सर जनन क्या होता है? जनन क्या है ये? जनन इसकी बात करेंगे अपन। जनन है क्या? रिप्रोडक्टिव है क्या? जनन है क्या? उसकी बात करूंगा मैं। तो जनन क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन दूं, परिभाषा दूं। तो जनन की परिभाषा के लिए वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है तथा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन कहलाता है। जनन कहलाता है वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है तथा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है, जनन कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव, कोई भी जीव है जो अपने समान नई संतति, अपने समान नई जीव पैदा करता है, जो अपने समान नया प्रोडक्ट पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और वो क्यों करता है? वो करता है अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। क्या करता है? अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है। वो ही क्या है? जनन की प्रक्रिया है। ठीक है मित्रों, अब देखो, जनन तो हुआ सर, ये जनन तो हुआ, लेकिन जनन होता कितना प्रकार का है? तो देखें, जनन दो प्रकार का होता है। सर दो प्रकार का होता है? हाँ, दो प्रकार का। जनन कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का। सर कौन कौन से प्रकार का होता है? तो नाम देखें, एक होता है लैंगिक जनन,
एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है भैया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इस अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक और जनन आता है, उसी को कहते हैं कायिक जनन। वो मित्रों किस में होता है? ज्यादातर वो पादपों में होता है, पादपों में होता है, ध्यान रखना। अब मैं बात करूं लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में दो लिंग काम में आते हैं। किसके? एक का नर और एक मादा होती है। इन दोनों के लैंगिक अंग काम में आते हैं और वो क्या करते हैं? एक क्रिया करते हैं और एक नई संतति उत्पन्न करते हैं, वो ही जनन है। ठीक है, अब लैंगिक जनन ध्यान रखना, नर व मादा के लिंग काम में आते हैं, वो लैंगिक जनन है। अब देखें भैया, मैं इस परिभाषा को रब कर रहा हूं। सर ये लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दो होते हैं, मान लिए दो होते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई मेरी जनरली किसकी? ये बात हुई भैया जनन की बात हुई, लैंगिक अलैंगिक की, या जनन क्या होता है, किस लिए करते हैं जनन। अब मैं बात करता हूं, एक छोटी दो बातें ध्यान रखना आप। पहली बात है कि जो मानव है, मानव एक जरायुज प्राणी है। और एक बात ध्यान रखना, मानव द्विलिंगी, मानव द्विलिंगी प्राणी है। मानव एक जरायुज प्राणी है। सर ये जरायुज क्या होता है? सर ये जरायुज क्या है? ये जरायुज क्या है? जरायुज वो है जो अपने समान बच्चे पैदा करता है। अपने समान क्या करता है? बच्चे पैदा करता है। वो क्या है भैया? जरायुज है। और सर अपने समान बच्चे पैदा नहीं करता है, अंडे देता है, उसको अंडायुज कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखो सेकंड बात लिखी है मैंने, मानव द्विलिंगी प्राणी है। सर मानव द्विलिंगी, हाँ मानव द्विलिंगी। दो लिंग होते हैं, एक तो होता है नर और एक होता है भैया मादा। ठीक है, नर वे मादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं द्विलिंगी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मानव एक उभयलिंगी, उभयलिंगी प्राणी है। नहीं, उभयलिंगी नहीं है भैया। उभयलिंगी में क्या होता है? एक ही जीव है और इस एक ही जीव के अंदर नर व मादा दोनों ही होते हैं, वो होता है भैया उभयलिंगी। वो क्या है? उभयलिंगी है। ना कि मैं ये बात कर रहा हूं कि द्विलिंगी है। द्विलिंगी में शरीर उनके अलग अलग है, लिंग उनके अलग अलग है, द्विलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा भैया, सबसे पहला आता है और उस टॉपिक पे आप लंबी चर्चा करेंगे आज हम। देखिए पहली बात है नर जनन तंत्र, ये टॉपिक रहेगा अपना आज। वो तो पहली सामान्य सी बात बताई थी मैंने आपको, नर जनन तंत्र। तो ध्यान रखना, नर जनन तंत्र क्या होता है? सर नर जनन तंत्र वह, लिखो इसमें देख लें, नर
जनन कोशिका को उत्पन्न करता है तथा लैंगिक अंगों का विकास करता है, वही नर जनन तंत्र कहलाता है। नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? नर जनन कोशिका को उत्पन्न करता है तथा लैंगिक अंगों का विकास करता है, वही नर जनन तंत्र कहलाता है। नर जनन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट के इसको पढ़ते हैं भैया। वो कौन कौन से भागों में बांट के पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं अपन। तो मैं इसको एक बार पूरे को रफ करता हूं। देखें भैया, बात करेंगे अपन नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। सर कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट है भैया, नंबर ए दूंगा, प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है भैया नंबर बी नाम दूंगा मैं इसको, द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन कौन से? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में कौन कौन से अंग आएंगे उसकी बात करता हूं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में आता है भैया वृषण, और द्वितीयक एक ही आता है इसमें, प्राथमिक लैंगिक अंग में सिर्फ वृषण आता है। द्वितीयक लैंगिक अंग में कौन से आते हैं? तो नंबर इसको मैं 2 दूंगा, क्योंकि एक नंबर वृषण होगा। नंबर 2 दूंगा वृषण कोश, वृषण कोश। नंबर 3 होगा भैया शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। नंबर 4 होगा भैया शुक्राशय। नंबर 5 होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, और नंबर 6 होगा भैया मूत्र मार्ग, और नंबर 7 होगा भैया शीशन या पेनिस। ये नर जनन के अंग है। द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों अंग हैं, ठीक है।
नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर वृषण आता है, द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और सीसन आते हैं। सर ये कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे कैसे होते हैं उसकी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा होने से पहले मैं बात इनको समझाने से पहले एक चित्र बनाऊंगा और चित्र के माध्यम से अपन बात करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चित्र का मैं बना रहा हूं, इस चित्र को इधर ही बना दूं। अभी आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या क्या होता है और ये अंग कहाँ कहाँ सेट होते हैं अपने में। मनुष्य में, मनुष्य के भी किसमें, मनुष्य में भी नर के अंदर कहाँ कहाँ ये होते हैं भैया, और कैसे कैसे होते हैं उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे इस चित्र के माध्यम से। अभी सारा समझ में आ जाएगा आपको। क्या है भैया, कैसे कैसे अंग होते हैं उसके बारे में सारी चीजें आपको आ जाएगी। अभी मिलाते हैं, देखो अभी समझ में आएगा आपको। देखें भैया कैसे होता है, कहाँ कहाँ अंग होते हैं इसकी बात करूंगा मैं। ये आपकी मसल्स है पीछे। देखें भैया कहां कहां इसका मैं नामांकन कर रहा हूं, सारे यहां सेट होंगे, कहां कहां है क्या क्या है देखते हैं। देखो सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। ये वृषण होता है भैया, ये वाला ये होगा वृषण, और वृषण को अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। क्या बोलेंगे, टेस्टिस। ये वृषण किस में होते हैं, तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं वृषण कोश, वृषण कोश। और इस वृषण से एक नलिका निकली हुई रहती है, इस नली को कहते हैं भैया शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। और ये शुक्रवाहिनी आगे जाके इन दो थैलीनुमा संरचना में खुलती है, इनको कहते हैं शुक्राशय, शुक्राशय। और शुक्राशय आगे जाके किसमें खुलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में। किसमें खुलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में। और प्रोस्टेट ग्रंथि से एक नली निकली हुई रहती है, एक नलिका निकली हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं मूत्र मार्ग, उसे कहते हैं मूत्र मार्ग। और ये मूत्र मार्ग सीसन छिद्र से, सीसन से होता हुआ कहाँ खुलता है, सीसन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। तो मैं इसको नाम दूंगा किस, ये क्या है भैया, ये है सीसन या पेनिस। क्या है, सीसन या पेनिस। और ये आगे वाला सीसन का भाग, इसको कहते हैं भैया सीसन
मुंड, क्या कहते हैं, शीशन मुंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वापस देखो इसको, नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर वृषण आते हैं, जो वृषण कहाँ है भैया, यहाँ पे हैं, देखो ये यहाँ पे, वो किस में स्थित रहते हैं, वृषण कोश में स्थित रहते हैं, और वृषण कोश से एक नली निकली हुई रहती है, उसको क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं भैया, और शुक्रवाहिनी आगे जाके शुक्राशय में खुलती है भैया, और शुक्राशय से आगे जाके क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है भैया, और प्रोस्टेट ग्रंथि से एक नली निकली हुई रहती है, वो उसको कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं भैया, और मूत्र मार्ग, वो मूत्र मार्ग वाली नली जो आगे शीशन में खुलती है, वो शीशन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। अब इन एकक का काम क्या होता है सर, उसकी बात करूंगा मैं इधर। नॉर्मल सा टॉपिक है, समझना है आपको ध्यान से। देखो, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक टॉपिक लेंगे, क्या क्या कार्य होते हैं इसके, इसकी बात करता हूं मैं भैया। सबसे पहली बात किसकी करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे भैया किसकी, प्राथमिक लैंगिक अंग की। किसकी बात करेंगे, नंबर ए दो, प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करेंगे। और प्राथमिक लैंगिक अंग में किसकी बात करूंगा मैं, नंबर एक, वृषण की बात करेंगे सर अपन। किसकी बात करेंगे बच्चों, वृषण की बात करेंगे, वृषण की बात करेंगे। थोड़ा ध्यान दो भैया, नींद नहीं लेनी है आपको। वृषण की बात करेंगे, तो वृषण क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखना आप, इसका कार्य क्या होता है, कहाँ होते हैं, तो संख्या में कितने होते हैं सर, तो संख्या है, तो ध्यान रखना एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। नंबर दो, यह सर किस में स्थित होते हैं, स्थिति कहाँ होती है इनकी स्थिति, तो ध्यान रखना ये कहाँ होते हैं, ये वृषण कोश में होते हैं। स्थिति कहाँ होती है, स्थिति होती है वृषण कोश में। कहाँ होती है स्थिति, वृषण कोश में। एक जोड़, इनका रंग कैसा होता है, तो इनका रंग होता है हल्का गुलाबी रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं वृषण ये। ठीक है, अब इनका सर कार्य क्या होता है, इन वृषण का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना मित्रों, इन वृषण के दो कार्य होते हैं। कार्य दो होते हैं सर, कौन कौन से कार्य होते हैं इन वृषण के दो, तो ध्यान रखना बच्चों, पहला कार्य कौन सा होता है, पहला कार्य होता है यह जनन कोशिका को उत्पन्न करते हैं। ये जनन कोशिका को उत्पन्न करते हैं। और नंबर दो कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है और इसी हार्मोन को नर जनन हार्मोन कहते हैं भैया। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं नर जनन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नर जनन हार्मोन। तो ये काम भैया वृषण के होते हैं। संख्या कितनी होती है, दो होती है। ये कितने होते हैं, दो होते हैं। किस में होते हैं, स्थिति कहाँ होती है, वृषण कोश में होती है। ये थैलीनुमा संरचना, उदर गुहा के बाहर निकली हुई थैलीनुमा संरचना में वृषण कोश में होते हैं। ये इसका रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी रंग के होते हैं। कार्य क्या होता है, दो काम होते हैं इनके, दोनों के दो काम होते हैं। एक तो पहला काम है ये जनन कोशिका को उत्पन्न करते हैं और दूसरा काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं भैया ये।
ओके, ये काम हुआ भैया वृषण का। अब आगे पढ़ते हैं भैया द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? द्वितीयक लैंगिक। में इसको रफ कर रहा हूं। द्वितीयक लैंगिक अंग किसकी बात करूंगा मैं बात करूंगा द्वितीयक लैंगिक अंग की। नंबर बी, द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग में कौन कौन से अंग आएंगे सर? तो पहला नंबर 2 दूंगा मैं इसको, क्योंकि 1 नंबर मैंने वृषण को दे दिया। नंबर 2 वृषण कोश। वृषण कोश, क्या भैया? वृषण कोश। कौन सा है? वृषण कोश। अब वृषण कोश क्या होते हैं उसकी बात करते हैं भैया। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है जो उदर के बाहर निकली हुई होती है। उदर मतलब पेट, जो उदर के बाहर निकली होती हैं। और इसमें क्या रहते हैं? वृषण रहते हैं। क्या रहते हैं भैया? वृषण रहते हैं। तो लिख दो भैया, इसमें वृषण रहते हैं। सर और क्या काम है? इसका ताप, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसका ताप अन्य अंगों से कम होता है। क्या होता है भैया? इसका ताप, क्या? ताप अन्य अंगों से कम होता है। कहने का मतलब है अतः ये क्या करती हैं? अतः ऐसे लिख दो, अतः यह ताप नियंत्रण, अतः यह ताप नियंत्रण कक्ष के तौर पर कार्य करता है। इसका ताप बहुत कम रहता है। सर कितना कम रहता है? तो ध्यान रखना 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है इसका ताप भैया। डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। इतने कम ताप पर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। तो लिख दो, इतने कम ताप पर शुक्राणु का निर्माण होता है। इतने कम ताप पर शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण वृषण कोश में होता है। क्यों होता है? कम ताप पर होता है सर। ठीक है, यह बात हुई वृषण कोश की। एक बार वापस रीडिंग मार रहा हूं मैं इसकी वृषण कोश की, ध्यान रखना। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा के बाहर निकली होती है। इसमें वृषण रहते हैं भैया, ये वाले, ये थैली होती है, इसमें वृषण रहते हैं। ठीक है, इसका ताप अन्य भागों से कम होता है, शरीर के अन्य भागों से कम होता है, अंगों से कम होता है। अतः ये ताप नियंत्रण कक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। इतने कम ताप पर शुक्राणु का निर्माण होता है। एक बात बता दूं मैं आपको, जब भ्रूणीय अवस्था में
मां के पेट में जब बच्चा रहता है वृषण कोश में आते हैं। बात करता हूं मैं वृषण कोश की। वृषण कोश, वापस देखो, वृषण कोश ये एक थैली नुमा संरचना होती है जो उदर गुहा के बाहर निकली होती है। इसमें वृषण रहते हैं, इसमें वृषण रहते हैं। इसका ताप अन्य भाग अंगों से कम होता है। यह ताप नियंत्रण कक्ष के तौर पर कार्य करता है। इतने कम ताप पर शुक्राणु का निर्माण होता है। भैया ये बात थी वृषण कोश की। एक बात बता दूं मैं आपको, ये वृषण है ना, जो भ्रूणीय अवस्था के, मां के पेट में बच्चे में भ्रूणीय अवस्था के अंदर, ये उदर के अंदर रहते हैं। कहां? पेट में रहते हैं वृषण। जो ही 7वां महीना लगता है, जो ही 7वां महीना लगता है तो ये वृषण है जो उदर से बाहर आ जाते हैं। और उधर बाहर कहां आते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। सर ये अगर उदर में ही रह जाए तो क्या होता है? अगर ये वृषण उदर में ही रह जाते हैं तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है उस व्यक्ति में, और शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति बंध्य कहलाता है, नपुंसक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? बंध्य कहलाता है। वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है मित्रों, ये बात हुई किसकी? वृषण कोश की बात हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका ताप नियंत्रण कक्ष के तौर पर यह काम करता है। ठीक है, थर्ड बात करेंगे अपन नंबर 3। इसको मैं साफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं भैया। अगली मैं बात करूंगा किसकी? अगली मैं बात करूंगा नंबर भैया 3, और 3 नंबर पे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी मैं बात करूंगा शुक्रवाहिनी की। तो यह एक नली है, तो ध्यान रखना यह एक नलीनुमा संरचना है। यह एक नलीनुमा संरचना है जो, तो यह ध्यान रखना प्रत्येक वृषण से यह शुक्रवाहिनी निकली रहती है। तो यह प्रत्येक वृषण से निकली रहती है। यह प्रत्येक वृषण से क्या हुई रहती है? निकली हुई रहती है। देखो मित्रों, यह नली होती है। मैंने आपको बताया शुक्राणु का निर्माण कहां हुआ? शुक्राणु का निर्माण कहां हुआ? सर शुक्राणु का निर्माण किस में हुआ? वृषण कोश में हुआ। क्या हुआ? शुक्राणु का निर्माण। इस शुक्राणु को आगे कहां ले जाती है? शुक्राशय में। कहां ले जाती है? शुक्राशय में। शुक्राणु का निर्माण वृषण कोश में हुआ और यह शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। कौन ले जाती है भैया? शुक्रवाहिनी। ये काम कौन करती है? ये सारा काम कौन करती है? शुक्रवाहिनी करती है। यानी कि क्या करती है शुक्रवाहिनी? शुक्राणु कोश से शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है भैया। अब शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है तो इसका मतलब ये आगे जाके कहां खुलेगी? तो ये कहां खुलेगी? शुक्राशय में खुलेगी। तो अगला एक पॉइंट और दे दो, यह कौन? शुक्रवाहिनी। यह शुक्राशय में खुलती है। यह भैया किसमें खुलती है? यह शुक्राशय में खुलती है। यह शुक्राशय के अंदर खुलती है। अब यह बात हुई नंबर 3 शुक्रवाहिनी हुई। अब बात करेंगे हम नंबर 4 की, शुक्राशय की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे शुक्राशय की। नंबर 4 शुक्राशय। देखें भैया नंबर 4,
नंबर 4 है शुक्राशय। शुक्राशय कहां है भाई शुक्राशय? यहां देखो ये वाला 2। तो ध्यान रखना यह एक जोड़ी होते हैं, यह एक जोड़ी होते हैं, यह एक जोड़ी होते हैं। सर एक जोड़ी हुआ? हाँ एक जोड़ी हुआ टावरा, एक जोड़ी होती है ये शुक्राशय। यह थैलीनुमा संरचना होती है। इस तो ऐसे लिख दो, इसकी थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना तो होती है। काम क्या करता है भैया सर? ये काम क्या करता है? तो ये जो शुक्राणु आए ना उनको पोषण देने का काम करता है। शुक्राणु कहां से है पता है आपको? तो लिख दो, यह शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करते हैं। किसको पोषण देने का कार्य करते हैं? शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करते हैं। पोषण सर इसमें ऐसा क्या होता है जो शुक्राणु को पोषण देता है? तो ध्यान रखना पोषण में क्या होता है इसमें, तो ध्यान करना यह किसके लिए? पोषण के लिए। यह एक तरल स्रावित करता है। यह एक तरल स्रावित करता है। क्या करता है? तरल स्रावित करता है। ध्यान रखना यह एक तरल स्रावित करता है। क्या करता है भैया? यह एक तरल स्रावित करता है और उस तरल का रंग, तरल का रंग दूधिया होता है। उस तरल का रंग कैसा होता है? दूधिया होता है। उस दूधिये रंग के तरल को ही अपन क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। वीर्य या सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस तरल को ऐसे लिख दो आप, यह एक तरल स्रावित करता है, तरल का रंग दूधिया होता है। इस तरल को वीर्य या सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य या सीमन कहते हैं। ध्यान रखना ये वीर्य या सीमन क्या काम करता है? शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है। सर शुक्राणु को पोषण तो दे दिया, यहां कितना प्रतिशत भाग बनाता है वीर्य अपना? तो ध्यान रखना शुक्राशय के अंदर वीर्य का, शुक्राशय में वीर्य का 60 से 70% भाग बनता है। 60 से 70% भाग कहां बनता है? शुक्राशय में बनता है। सर इस वीर्य का काम तो एक तो पोषण देने का हो गया, और एक और क्या काम होता है? क्या एक ही काम होता है? ध्यान रखना एक और काम क्या होता है, तो मैं यहां नोट कर रहा हूं एक काम को। तो ध्यान रखना कि वीर्य होता है, वीर्य सारीय प्रगति, वीर्य सारीय प्रगति का होता है, जिसके कारण मादा की
योनि की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणु की रक्षा करता है। शुक्राणु की क्या करता है भैया? रक्षा करता है। वीर्य सार्य प्रकृति का होता है जिसके कारण मादा की योनि की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणु की रक्षा करता है। यह काम करता है भैया एक, ठीक है, यह काम वीर्य का हुआ। और यह अपना टॉपिक शुक्राशय पूर्ण हुआ। ये बातें होती है किसकी? शुक्राशय की ये बातें होती है भैया। अब बात करेंगे अपन किसकी? शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करूंगा नंबर में 5। इसको मैं साफ कर रहा हूं भैया, रफ कर रहा हूं, ध्यान से पढ़े भैया, एक दो बार इसको देखें आप। अब मैं बात करूंगा भैया नंबर 5, और नंबर 5 क्या है सर? नंबर 5 है प्रोस्टेट ग्रंथि। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है प्रोस्टेट ग्रंथि। सर ये प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है सर? एक ही होती है, एक ही तो होती है। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है? तो ध्यान रखना, इसका काम क्या क्या होता है? इसमें एक अन्य पदार्थ स्त्रावित होता है और वो अन्य पदार्थ शुक्राणु को और ऊर्जा और गति प्रदान करता है, या पोषण का काम कह सकते हैं। तो मैं यहां लिख दूं, इसमें ऐसे लिख दो, यह शुक्राणु के पोषण के लिए अन्य पदार्थ स्त्रावित करता है। और ये अन्य पदार्थ, यही अन्य पदार्थ शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान करता है। और यह अन्य पदार्थ गति व ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखना, शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान कहां होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि में होती है। कौन करता है? एक शुक्राणु पोषक पदार्थ करता है वो, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है? तो गति व ऊर्जा प्रदान करना। किसको? शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान करना। यह काम हुआ भैया प्रोस्टेट ग्रंथि का। अब आती है नंबर 6 भैया। क्या 6 आती है भैया? ध्यान रखना। अब देखो सर, जो 60 और 70% तो वीर्य का निर्माण शुक्राशय में होगा, बाकी जो बचा, एक मिनट ध्यान रखना, बाकी जो बचा तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि कर देती है। यहां कहां? यहां प्रोस्टेट ग्रंथि में। यहां वीर्य का 30 से 40%, यहां वीर्य का 30 से 40% निर्माण होता है, ठीक है। और यह 30 से 40% गति और ऊर्जा प्रदान करता है। किसको? शुक्राणु को। अब देखें भैया नंबर 6, मैं 6 की बात करूं, नंबर 6 आता है अपने पास कौन सा भैया? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। तो इसकी पहली बात है, यह एक नली नुमा संरचना, नली नुमा संरचना होती है। यह एक नली नुमा संरचना होती है। सेकंड बात क्या है सर? यह वीर्य व
मूत्र के लिए उभय मार्ग है। यह वीर्य व मूत्र के लिए उभय मार्ग है। ये एक ही नली आ रही है भैया, ये देखो आगे जाके सीसन के द्वारा, सीसन छिद्र के द्वारा बाहर खुल जाती है सीसन मुंड पे। ठीक है, ये बात हुई मूत्र मार्ग की बात हुई। अब अपना लास्ट आता है सीसन नंबर 7, सीसन या पेनिस। नंबर 7 आता है अपना सीसन या पेनिस। देखें भैया, मैं इसको साफ कर रहा हूं। सीसन या पेनिस नंबर 7 देखें भैया। सीसन या अंग्रेजी में इसका नाम होता है पेनिस। कहाँ होता है? ये वाला भाग। कैसा होता है सर? यह बेलनाकार होता है। कैसा होता है? तो लिख दो, यह बेलनाकार होता है। ठीक है सर, बेलनाकार तो होता है, समझ गए अमन। बेलनाकार होता है। और क्या होता है सर? सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में यह, सामान्य अवस्था में यह कोमल व छोटा होता है, लेकिन उत्तेजना के समय, उत्तेजना के समय यह लंबा व कठोर हो जाता है। सर ये लंबा और कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसके रक्त पात्रों में रक्त का भर जाता है। सर ये कितना लंबा होता है? ये उस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति में रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण कितना है और कितनी देर तक रक्त परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण पर ये लंबा होना, कठोर होना उस पर निर्भर करता है। उत्तेजना के समय ये लंबा व कठोर हो जाता है। सर उत्तेजना मादा के साथ में जब संभोग होता है उस टाइम उत्तेजना होती है, उस उत्तेजना के समय ये लंबा व कठोर हो जाता है। सर लंबा व कठोर तो हो जाता है, तो इसका मतलब ये उत्थानशील है। यह उत्थानशील है। सर ये उत्थानशील हुआ तो ये किसके रूप में काम करता है? ये मैथुनांग के रूप में। ये किसके रूप में काम करता है? मैथुनांग के तौर पर कार्य करता है। सर मान लिया मैथुनांग क्या होता है? हम तो समझे नहीं मैथुनांग क्या होता है। मैथुन की क्रिया नर व मादा के बीच में हुआ संभोग, वो क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं मैथुन। और मैथुनांग में जो अंग काम में आते हैं उनको ही कहते हैं मैथुनांग। और मैथुनांग में अंग मोट्यार गाया काम आवा है, समझ गया? चलो अब बात करूंगा मैं। चलो ये सर मैथुनांग के तौर पर कार्य करता, मैथुनांग के तौर पर कार्य करता है। तो एक सामान्य सी आपको कोई बात पूछे कि सीसन का काम क्या होता है, तो आपको यही कहना है सीसन का काम क्या होता है। तो मैं नोट कर रहा हूं यहां पे, सीसन के द्वारा वीर्य कैसा? तो लिख दो कोष्टक में शुक्राणुमय वीर्य। शुक्राणुमय वीर्य को मादा की योनि में
स्त्रावित किया जाता है। मादा की योनि में स्त्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? सीसन के द्वारा। क्या? वीर्य। कैसा वीर्य? शुक्राणुमय वीर्य, उसमें शुक्राणु भी शामिल है। ठीक है, ये आपका नर जनन तंत्र हुआ भैया, और मादा जनन तंत्र है। अगली क्लास में मादा जनन तंत्र करेंगे भैया अपन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं, नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। वृषण, प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन कौन से अंग आते हैं? पहला आएगा वृषण, एक ही आएगा वृषण, और द्वितीयक लैंगिक अंग के तौर पर जो काम आते हैं अंग आते हैं वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शीर्षक। कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? ये स्थित होते हैं। और इनका काम क्या क्या होता है? अपन ने अभी पढ़ लिया काम क्या क्या होता है। इतना सा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, सवाल आता है कि नर जनन तंत्र को चित्र सहित समझाइए, तो आपको चित्र ये बनाना है और ये आपको इसका वर्णन करना है। इतना काम करोगे तो इस एग्जाम में 3 या 4 या 5 नंबर का सवाल आता है।